हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज हम एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं एंड बेसिकली द अल्टीमेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ड्रिल। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपकी इंग्लिश की बढ़िया सी एक छोटी सी रिविज़न तो नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको नॉलेज हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे और भी लेक्चर्स आएंगे ना। तो अब ये क्योंकि हमारा डिफरेंट लेक्चर है और ये उसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ऐसे और लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे तो एकदम मास्टर हो जाएंगे। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। आर्ट ट्रायल और आर्ट स्किल्स यानी कंप्लीट मास्टरी होने वाली है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम लेंगे लेवल 1 जिसमें कुछ करेंगे एरर्स, ठीक है, ग्रामर स्ट्रांग होगी इससे आपकी। फिर लेवल 2 उठाएंगे जिसमें हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिर लेवल 3 में कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को टच करेंगे। देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन टॉपिक हो गया। फिर फिलअप्स करेंगे, फिर कुछ क्लोज टेस्ट करेंगे, फिर PQRS कह लो, सेंटेंस अरेंजमेंट कह लो, एंड लास्ट में अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करेंगे। देखो, वो कैब का लेक्चर अलग बना दिया है तो आप वो वहाँ पे देखिए, और ये है आपका, इसमें मैं ये कवर कराऊंगी, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो ये स्टेटमेंट दे रखी है, सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है। अगर वो एरर फ्री है तो नो एरर, और अगर एरर है तो देखते क्या एरर है उसमें। स्टार्ट करते हैं पहले उससे। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। सो इसमें पढ़ते पढ़ते क्या अजीब लगा, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। ये द ओवर नहीं लग रहा, द ओवर लग रहा है, द नहीं होना चाहिए था। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन। हाँ, अब पढ़ने में ठीक लग रहा है। तो ये एक्चुअली इसमें थर्ड पार्ट में एरर था, और यहाँ ना द नहीं लगना चाहिए था, द थोड़ा डेफिनाइट आर्टिकल, और यहाँ थोड़ा सुपरफ्लुअस लग रहा था। क्या कहते हैं इसे, सुपरफ्लुअस लगना, यानी एक्स्ट्रा, नीड नहीं है, द लगा रहे हैं बेकार में। वैक्सीन ही तो है, इतना क्या उसको वो कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। सो वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। सो वी हैव डिस्कसिंग, हैव बीन डिस्कसिंग नहीं होगा, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग होगा। यार हैव डिस्कसिंग नहीं, हैव बीन डिस्कसिंग। या फिर इसमें क्या है ना, एक्चुअल में यहाँ पर जो आप वी हैव बीन डिस्कसिंग चलेगा, या फिर आप वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म्स, वो भी मच बेटर रहेगा क्योंकि पास्ट में चला जाएगा ना। डिस्कस्ड के बदले अगर हम लिखें वी हैव डिस्कस्ड, डिस्कसिंग के बदले दिस, ये भी ठीक रहेगा। तो सिंपल पास्ट भी ठीक रहेगा। या अगर आपने डिस्कसिंग ही लिखना था तो वी आर डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट है, आप तीनों तरीके से ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन द हैलोवीन नाइट, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट में क्या गलत है, इधर जो गलत है ना वो आना चाहिए स्पेशली इन द हैलोवीन नाइट, ठीक है। सो यहाँ द वर्ड आना मस्ट है, द इज मस्ट, बिकॉज स्पेसिफिक हो रहा है ना इसलिए। नेक्स्ट देखो, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब यहाँ पर मैनी वर्क्स टू डू ये तो गलत लग रहा है, मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, मैनी नहीं आएगा तो क्या आएगा, आई हैव, आप कह सकते हो आई हैव मैनी वर्क्स, नहीं वर्क्स भी नहीं, यहाँ पे आएगा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये ठीक लग रहा है। अगर लॉट ऑफ वर्क टू डू ये आ सकता है, या फिर यू कैन से आई हैव मच वर्क टू डू, मच वर्क भी चल जाएगा, मच वर्क टू डू। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, ये भी चल जाएगा। एक्चुअली क्या है, जो मैनी है ना मैनी जो है आपका काउंटेबल नाउन हो अगर साथ में, तो मैनी अच्छा लगता है कि ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए कि मैनी जो है
वो अगर आपके पास काउंटेबल नाउन है तब तो मैनी अच्छा लग रहा है, पर अगर यहाँ पे आप मैनी वर्क्स टू डू तो यहाँ ये जच नहीं रहा। जैसे आई डोंट गो टू मैनी कॉन्सर्ट्स, वो ठीक है, आई डोंट गो टू मैनी कॉन्सर्ट्स वो ठीक है, अब काम का तो कोई आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते हो ना। सो मैनी इज़ यूज विद द ओनली विद द काउंटेबल नाउन। जैसे कि मान लो मैनी कॉन्सर्ट्स होता तो चल जाता यू कैन काउंट दैट नंबर ना, कि अच्छा आज 10 कॉन्सर्ट्स हैं, आज 50 कॉन्सर्ट्स हैं, ठीक है। बट काम को कैसे काउंट करेंगे? और मैनी जो है एक तो काउंटेबल नाउन के साथ आता है या फिर क्वेश्चंस में आता है कि क्वेश्चन हो गया या कोई नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तब मैनी थोड़ा जचता है आते हुए कि हाँ भाई नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, मैनी आ रहा है, अब बढ़िया बात है। अब जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, a lot of वर्क, मच वर्क, लॉट्स ऑफ वर्क, सो ये जो वर्ड हैं जैसे कि a lot of, मच हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, ठीक है जी। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके स्टेटमेंट्स में, ये क्वेश्चंस में नहीं, और नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो यहाँ पे ये वाले वर्ड्स आएंगे स्टेटमेंट में, प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ रहे हैं ना, तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे मैंने ये तो नहीं बोला ना कि आई हैव मच वर्क्स, नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि करेक्शन करनी है कि अ लॉट ऑफ वर्क लिखो, यानी कि वर्ब सिंगुलर रखो, या फिर मच वर्क लिखो, समझ रहे हो? तो सिंगुलर। जैसे कि शी अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी लिखते हैं ना अ लॉट ऑफ के साथ। आई डोंट हैव मच फ्री टाइम, सो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैनी यूज होता है किससे के साथ? काउंटेबल के साथ, क्वेश्चंस के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, A great many student have been declared successful. So a great many students यहाँ पे क्या आएगा? मैनी के साथ क्या चलता है? काउंटेबल के अनकाउंटेबल? ये बोलो, मैनी के साथ क्या चलता है भाई? मैनी के साथ चलता है काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट काउंटेबल है, बट यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है। तो तभी तो यहाँ पे उन्होंने मैनी के साथ वर्क्स लिखा कि आपको लगे कि नो एरर है, क्योंकि इतना तो बच्चों को पता चल ही रहा है कि मैनी के साथ क्या आएगा? एक प्लूरल वर्ब आएगा। इज दैट क्लियर? आगे बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट। The future of food companies seems quite secure on to ever-growing demand. तो जो फ्यूचर है, the future of the food companies seems quite secure on to ever-growing demand. Owned to ठीक लग रहा है क्या? नहीं तो क्या होना चाहिए? Owning to ever-growing demand. तो ये ठीक लग रहा है। This is the game was cancelled owing to heavy rain. Owing to his illness, he could not continue with his study. Hence, owing to overgrowing demand is the right usage here. Owing to. Next, if you had told me, I would have helped you solve the problem. ये अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो I would help you solve the problem. So यहाँ पर if you had told me या asked me, I have अगर asked भी लिखोगे तब भी ठीक होता, तो इधर आएगा आपका बच्चे नो एरर। सो इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो नो एरर है। नेक्स्ट बताओ, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। सो द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, अभी कुछ ज़्यादा ही द नहीं हो गया? तो ये
गलत है, आपको एरर एकदम छोटे छोटे उसमें भी मिल जाता है, वही बात है। तो यहाँ भी द एक्स्ट्रा लग रहा है, इसलिए एरर यहाँ पर है। समझ गए? क्योंकि हम जो द है जब हम जनरल आइडिया एक रेफ़र कर रहे हैं, प्लूरल है, एक सिंपल सा अनकाउंटेबल सा नाउन है, यहाँ पर सिंपल अनकाउंटेबल नाउन है, और जनरल आइडिया तो यहाँ द की क्या ज़रूरत है? नहीं है, नहीं है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखो, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। तो गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर, मॉडल ने क्या किया? अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। सो विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, प्रैक्टिस्ड हैंड बताओ। So girls watched intently as the model applied her makeup with a practiced hand. अब यार यहाँ तो एक तो ये practiced ऐसे नहीं, आप practiced hand के बदले यहाँ पे लिख दो with a skilled hand, तो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे एरर फ्री लगेगा। या practice लिखना ही है तो ऐसे लिखो, practice की स्पेलिंग देखो, ठीक है। तो जो पढ़ना स्किल्ड होता है, ट्रेंड होता है, यहाँ पे वैसे तो CE होता है ऑब्वियसली स्पेलिंग में, प्रैक्टिस की स्पेलिंग में CE होता है, ठीक है जी। एंड मोर ओवर यहाँ पे स्किल्ड इज़ द बेटर ऑप्शन टू अप्लाई, स्किल्ड लगा सकते हो। अच्छा लास्ट आओ, हमारे कॉमन एरर के लास्ट क्वेश्चन पे आओ। 10 क्वेश्चन हो गए ना। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, you have been doing your homework regularly, so you have been doing, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ऐसे कोई पूछता है? ऐसे थोड़ी ना पूछते क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है, हैव यू बीन। अंडरस्टूड? चलिए बढ़िया है। चलो अब नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन करते हैं। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे ना, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन का एक बढ़िया सा लुफ्त मिल जाएगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे आते हैं आज की क्लास के। सेंटेंस इम्प्रूव करना है, बताना है, आपने गलती बतानी है। ज़रा देख के, द मैन whom I thought was thoroughly honest, the man whom I thought was thoroughly honest proved to be a swindler। ठीक है, मेरे को लगता था कि भाई ऑनेस्ट है, पर ये तो स्प्लेंडर निकला। So whom I thought was, who I thought was, to whom I thought was नहीं, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है, तो क्या इम्प्रूव करो इसमें? ये तो ऑलरेडी ठीक ही है, ठीक चीज़ को क्या ठीक करेंगे? अच्छा नेक्स्ट देखो, नो सूनर had the dividend been declared, the notices were sent out। So no sooner had the dividend been declared, the notices were sent out। So no sooner had the dividend been declared till the notices were sent for mailing। गलत, ये till कहाँ से आ गया? Then the notices were sent out। भाई नो सूनर, तो नो सूनर के साथ क्या आता है? नो सूनर के साथ दैन आता है, ये वाला दैन। नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड देन द नोटिसेस वर सेंट आउट। या द नहीं आएगा बेसिकली, या दैन आएगा, तो ये ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, हाँ जी, ऑलराइट, राइडिंग अपॉन द हॉर्स। जैसे देखो ना, नो सूनर का है ना, इसमें आप पता है क्या यूज़ कर सकते हो? एक और चीज़ मैं बताऊं, जैसे हार्डली या व्हेन होता है, हार्डली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड व्हेन द नोटिसेस वर सेंट आउट। सो यहाँ नो सूनर के साथ भी दैन लगता है, और हार्डली के साथ क्या लगता है? बताइए, व्हेन लगता है। सो अगर यहाँ पे नो सूनर, हार्डली और व्हेन का भी ऐसे ही एक कॉम्बो है कि हार्डली के साथ भी क्या होता है कि जो चीज़ अभी हुई है, मतलब जस्ट बिगिन, अभी कुछ टाइम पहले। सो हार्डली के साथ व्हेन का कॉम्बो सही लगता है, जैसे नो सूनर के साथ दैन का। आया समझ में? चलो नेक्स्ट आइए,
राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। तो देखो अपने घोड़े मतलब वो घोड़े पे राइड कर रहा था तो टाइगर ने उससे जंप मारी। तो राइडिंग अपॉन द टाइगर द हॉर्स जम्प्ड एट हिम, बिल्कुल गलत। द टाइगर जम्प्ड एट हिम व्हाइल ही वॉज राइडिंग हिज हॉर्स। द टाइगर रोड एट हिम व्हाइल ही वॉज जंपिंग अपॉन द हॉर्स, नहीं। राइडिंग अपॉन द हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम, तो इसका क्या है? इसका ऑब्वियसली ऑप्शन बी साफ लग रहा है, द टाइगर जम्प्ड एट हिम व्हाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन द हॉर्स। ईजी है, मैं आपको इसको इमेज से भी समझाती हूँ। यहाँ देखो ज़रा, इससे समझो। यहाँ पर देखो कि आपको जो मॉडिफायर्स हैं वो ध्यान से सिक्योरली अटैच होने चाहिए करेक्ट सब्जेक्ट के साथ, वरना लॉजिक गलत हो जाता है। जो मॉडिफायर्स हैं वो करेक्ट सब्जेक्ट के साथ अटैच होने चाहिए। अब यहाँ क्या उसने लिखा है कि राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। अच्छा, राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। यार ये कैसे सेंस किया था कि राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे राइड कर रहा है, और टाइगर जम्प्ड एट हिम। तो ये तो पूरा का पूरा फ्लॉ हो गया ना। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो पिक्चर से आप समझ रहे हो कि टाइगर बैठा है, टाइगर ने जंप मारी, नहीं। इसको सही करो, द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। आया समझ? ये अब आपको इमेज से समझ आ गया होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट आ जाओ। When we came out of the restaurant, it was 11:30. ये सब previous year के questions हैं. First of all, let me clear you. So when we came out of the restaurant, it was 11:30. तो ठीक तो है? ये statement में क्या गलती है? When we had come out, नहीं, सही तो कह रहा है कि when we came out, यही होगा. It was 11:30. After we came out, नहीं. When we have come out, no. When we came out. Clear? चलो नेक्स्ट पार्ट बी पे आओ। What do you for go to school? ये तो अजीब सा लग रहा है ना। What do you for go to school? What do you go to school for? Yes, what do you go to school for? ये ठीक लग रहा है, ये क्वेश्चन पूछने का सेंस ठीक है ना। सो भाई यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वर्ड से, ठीक है, बट कुछ तो सेंस बने। तो यहाँ पे सेंस यही बन रही कि यार व्हाट डू यू गो टू स्कूल फॉर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो ज़रा। ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया। ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, तो ठीक है। देखो फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, अब यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा स्टेटमेंट अजीब लग रहा है। ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो फॉर गुड है, फॉर गुड का मतलब है कि परमानेंटली, परमानेंटली इंडिया छोड़ा है, परमानेंटली, ठीक है। फॉर गुड मतलब अच्छे के लिए नहीं, परमानेंटली कि दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट, ये ईडियम है बेसिकली। नेक्स्ट देखो, अ टॉलर सिख रश्ड फॉरवर्ड देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स। ठीक है, तो जो टॉलर लंबा सिख था वो फॉरवर्ड रश हुआ देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स। इसका बताइए। सो देखो इसमें क्या आएगा, अ सिख कॉमा टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स रश्ड फॉरवर्ड, दिस इज अ करेक्ट। तो बाकी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अ सिख रश्ड फॉरवर्ड टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, नहीं। अ सिख रश्ड फॉरवर्ड देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स टॉलर, नहीं, पहला ही ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, माई अंकल इज़ एनफ रिच टू बाय अ कार। एनफ रिच टू बाय अन कार, माई अंकल इज़ एनफ रिच टू बाय अ कार। रिच एनफ होता है, एनफ रिच नहीं होता। माई अंकल इज़ रिच एनफ टू बाय अ कार। ओके, तो यह होगा आपका लेवल नंबर 2 भी क्लियर। आइए लेवल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अच्छा चलो अब आ जाते हैं लेवल नंबर 3 पे, जिसका मेरा नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो साफ ही मैंने नाम क्लियर है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कन्वर्जन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन।
सो कैसे करना है इसको? आपने ये क्या है, इंडिया इज़ एवॉल्विंग, ये आपका किस में लग रहा है, एक्टिव में लग रहा है। इसको पैसिव में कैसे चेंज करोगे यार? सो पैसिव में चेंज करोगे कि अ न्यू प्लान, अब यहाँ पे आप इधर फोकस करो, ये इज़ एवॉल्विंग है। एक तो आपको पता है वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस सेम रहता है, सेम रहता है। तो अभी उधर टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ बस बीइंग लगेगा। अ न्यू प्लान इज़, क्योंकि ये जो प्लान है वो आगे आ जाएगा ना, ये जैसे सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट आगे आएगा। तो अ न्यू प्लान इज़ बीइंग इवॉल्व्ड बाय इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिए, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। सो द लॉक, ये पहले आएगा, द लॉक, द लॉक, द लॉक, द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज फाउंड बाय अस ब्रेकिंग, नहीं, द लॉक वॉज फाउंड by us broken last night, the lock was broken by us, नहीं, the lock was found by us broken last night, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ठीक है। नेक्स्ट, nobody has answered my question, nobody has answered my question, nobody, so nobody has answered my question, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन, यहाँ हैज़ है, हैज़ है, ये वॉज वाला तो हट गया, ये रिमेन्स वाला भी हट गया, तो हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बाय एनीबडी, ठीक है जी, ये गलत हो गया, ये तो इजी था, गलत हो गया। नेक्स्ट, समीर शट द डोर विद अ बैंग, समीर शट द डोर विद अ बैंग, तो इसका क्या होगा, द डोर वॉज शट विद अ बैंग, द डोर वॉज शट विद अ बैंग बाय समीर। ओके, क्लियर है गाइस? हो रहा है ना आपका प्रैक्टिस और रिविजन दोनों हो जाएगा बढ़िया से, पूरा क्लास देखिए। चलिए अब आ जाते हैं अपने लेवल नंबर 4 पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, he said Ravi, why are you sounding so depressed today? So अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, टेंस बदल जाएगी। देखो, he said Ravi, ठीक है, why are you sounding so depressed today? अब देखो यहाँ पर टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, दैट डे जो कि यहाँ दे रखा है। सैड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड रवि। वाई आर यू का क्या हो जाएगा, अब ये ही, यू के बदले हो जाएगा ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। डन। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो, तो ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो, तो ही आस्क्ड मी क्या, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सनसेट, व्हाट टाइम द सनसेट होना चाहिए, व्हाट टाइम हर जगह लिखा है, व्हाट टाइम द सन सेट टुमारो ऐसे पूछा था ना, तो द व्हाट टाइम द सन वुड सेट, टुमारो नहीं होगा, वुड सेट द नेक्स्ट डे, तो व्हाट टाइम वुड द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, he said Garima wants to take up a job while her husband wants her to look after the family. So he said, तो उसने बताया, he said that जो गरिमा है, गरिमा wants to take up the job while her husband wants her to look after the family, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हमने ध्यान से चेंज करना है। So he said that Garima wants का क्या होगा, wanted,
to take up a job while her husband wanted her to look after the family. ठीक है, तो यही सही है इसका आंसर. नेक्स्ट, द पायलट सेड प्लीज डो नॉट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स. तो पायलट तो सही कह रहा है कि प्लीज़ डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स. आप लोग ही पैनिक करते हैं. सो सेड है, सेड का क्या होगा? टोल्ड होगा, टोल्ड होगा, टोल्ड होगा, टोल्ड होगा. तो द पायलट टोल्ड द, टोल्ड के बाद टू आता है क्या? नहीं आता. तो पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स टू नॉट पैनिक. टू नॉट पैनिक नहीं, टू नॉट पैनिक ये भी ऑप्शन कट गया हर रेस से बाहर. नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन योर, यहाँ पे योर सीट बेल्ट है इसलिए ये भी कट गया. योर नहीं होगा, देयर सीट बेल्ट. ठीक है, ये टी ये वाला देयर लगाना है. क्लियर है? चलिए, ऑल राइट, लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स. द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ द वर्क. द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ द वर्क. बताओ. द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ द वर्क. लेट मी टेक, टेकिंग, टू टेक या टुक, क्या आएगा? लेट मी टेक टाइम ऑफ वर्क, टेक आएगा. सही बात है. ओके. द डैश द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फोना देयर टू बिकम एक्सटेंट. रिजर्विंग नहीं. डिस्ट्रॉइंग तो बिल्कुल भी नहीं. डिस्ट्रॉइंग द रेन फॉरेस्ट करोगे? नहीं. मेंटेनिंग द रेन फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट? नो. प्रिजर्विंग, तो क्या सही वर्ड आएगा? प्रिजर्विंग. प्रिजर्विंग इज़ द राइट वर्ड. प्रिजर्विंग का मतलब ही होता है सेव करना, किसी चीज़ को कंजर्व करना. दैट इज प्रिजर्विंग. ओके. व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट. व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट. हैंड इन योर असाइनमेंट. एक तो होता है हैंड इन. हैंड इन का मतलब होता है किसी को देना. अगर हैंड के बाद बैक लगाते ना तो उसका मतलब होता है रिटर्न करना. जिसकी चीज़ है उसको हैंड बैक करो, यानी जो ऑनर है ना, ऑनर को उसका रिटर्न करो. और हैंड डाउन का मतलब टू लीव समथिंग टू समबडी हु इज़ यंगर देन यू. अगर कोई हम पे यंगर है, हमसे छोटा है, पर फिर भी हम उस पर वो सारे काम छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं यंगर देन, दैट इज़ हैंड डाउन. कोई जिम्मेवारी छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, तो हैंड डाउन करना. नेक्स्ट, द पैरालंपिक्स इज अ कॉम्पिटिशन फॉर द डिसेबल्ड. द वर्कर यूज डैश टू पैच अप होल इन द वॉल. तो वर्कर क्या यूज़ करता है? होल को पैच कर रहा है ना वॉल के अंदर. मिट्टी, सैंड यूज़ करेगा, कॉमन सेंस की बात है. अरे सीमेंट यूज़ करेगा, सॉइल ग्रास थोड़ा नहीं यूज़ करेगा. तो लेवल 5 भी हो गया. चलिए, टाइम फॉर द लेवल नंबर 6 क्लोज टेस्ट. आइए. इवन ड्यूरिंग दैट कोल्ड विंटर आफ्टरनून the postman was slowly pushing his bicycle up the hill that led out of the village. He was walking very dash because there was a lot of ice on the ground. He had only one letter to dash. This was for a dash lady who lived at dash of the hill. Everyone dash her grandmother. ठीक है. So even during the cold winter afternoon, the postman was slowly pushing his bicycle up the hill that led out of the village. He was walking very dash because there was lot of ice on the ground. So he was walking very fast. No, इतना ice है कैसे fast? Leisurely नहीं. Briskly नहीं. He was walking very slowly. Slowly because there was lot of ice on the ground. He had only one letter to हैंड ओवर या डिलीवर. हैंड ओवर करना है उसको लेटर. नहीं, क्या करना है? लेटर को डिलीवर करके आना है. डिलीवर करके आना है घर तक. डिलीवरी दे के आनी है, यानी लेटर को डिलीवर करा जाता है. सामान थोड़ा ना हैंड ओवर करना है या गिव करके आना है. नहीं, पोस्ट करना है, लेटर डिलीवर करना है. तो ये इम्पोर्टेंट है. ओके. दिस वॉज फॉर एन एंशिएंट लेडी. इंपॉर्टेंट लेडी या अनपढ़ लेडी, ये मतलब इलिटरेट लेडी, ओल्ड लेडी.
ओल्ड लेडी एडजेक्टिव हो गया ना, डिलीवर वर्ब हो गया. सो फॉर एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड एट द डैश ऑफ द हिल, हिल के टॉप पे ही रहती होगी, बॉटम में तो रहती नहीं होगी. टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल. एंड एवरीवन डैश हर ग्रैंड मदर, एवरीवन कॉल्ड हर ग्रैंड मदर, कॉल्ड. सो ये हो गया आपका लेवल नंबर 6B. चलिए टाइम फॉर द लेवल नंबर 7. अब समय आ चुका है कि आप लोग लेवल नंबर 7 करें. ठीक है जी, आइए देखते हैं ज़रा. सो स्टार्ट करते हैं. जनरली स्पीकिंग, फॉर दोज हु हैव invited me or follow the programs that have been worked out, who offered themselves. मैं आपको ये पूरा पढ़ देती हूँ, ये आगे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है डैश डैश, तो कवर कर हो जाएगा. So generally speaking for me, by those who have invited me, for those who have invited me or follow the programs that have been worked out, yeah, who offer themselves as guides, the journey that I undertake for the purpose of publicity, I find the things I have to do wearisome. थकावट वाले काम. सो बताओ इसका ज़रा. हाँ जी बताइए. तो जनरली स्पीक कर रहे हो आप ऑब्वियसली, तो जनरली स्पीक कर रहे हो. अब ऐसे में क्या आएगा आपका आंसर? जनरली स्पीकिंग फॉर मी हु जो इनवाइट करते हैं, या फॉर जनरली स्पीकिंग हु फॉलो द प्रोग्राम्स दैट हैव बीन वर्कड आउट. सो सबसे पहले तो क्यों आ सकता है? जनरली स्पीकिंग हु फॉलोड द प्रोग्राम, जो वर्कड आउट होते हैं उनके लिए. हु ऑफर देमसेल्व्स एज अ गाइड, और अपने आप को गाइड के तौर पर रेफ़र करते हैं, उनके लिए स्पीक कर रहे हैं जनरली. देन फॉर मी बाय दोज हु हैव इन्वाइटेड मी, द जर्नीज दैट आई अंडरटेक फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिसिटी. समझ रहे हो? पब्लिसिटी के लिए, तो इसलिए वियरिसम भी हो गई. तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 3. नहीं, ऑप्शन 3 नहीं सही बैठ रहा. देखो, जनरली स्पीकिंग द जर्नीज दैट आई अंडरटेक. भाई यहाँ पर आप सबसे पहले क्या बताओगे? जनरली किसके बारे में बताओगे? जो जर्नीज आप लेते हो. सो दैट आई अंडरटेक और फॉलो द प्रोग्राम्स दैट आई हैव टेकन, दैट आई हैव बीन वर्कड आउट. For me, those who have invited me or who offer themselves as guides, usually in such cases, I find the things I have to do wearisome. तो इसका होगा ऑप्शन नंबर B. आगे समझ. नेक्स्ट देखिए ज़रा. Jeff is a very good dancer. Jeff is a very good dancer who always tries new steps while the rest of the class is struggling, and which are demonstrated and masters them quickly. मास्टर करना पड़ता है quickly. He shows off. बताइए. Jeff is a very good dancer who always tries new dance steps while the rest of the class is struggling, which are demonstrated and masters them quickly. So Jeff is a very good dancer who always tries new dance step. ठीक है, तो ये P तो ठीक लग रहा है. विच आर डेमोन्स्ट्रेटेड, नए डांस स्टेप जो डेमोन्स्ट्रेटेड होते हैं, जबकि पूरी क्लास जो है नहीं, और मास्टर्स देम क्विकली, ये भी ठीक है. एंड वाइल द अदर, जो पूरी क्लास है वो स्ट्रगल कर रही है, ही शोज ऑफ. तो ये आंसर ठीक रहेगा इसका.
ओके, ये वाला करिए. आफ्टर एन एंटायर जनरेशन द लेवल ऑफ डिप्रेशन, चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम has worked hard to improve it in young people has skyrocketed. It is how we feel about ourselves. So after an entire generation has worked to improve its, पहले तो ये आएगा improve its क्या, चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम, चिल्ड्रन की सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, जो लेवल ऑफ डिप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश किया. मैं देखो चिल्ड्रन की एस्टीम हो गई, जो यंग पीपल में एकदम स्काई रॉकेट की वो होती है, और जो लेवल ऑफ डिप्रेशन है, सो इट्स हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्व्स. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. चलो नेक्स्ट देखो. The Bermuda Triangle is an area of many unexplained disappearances. The 3 points of the triangle, being Miami, is famous for being supposed site of the Atlantic Ocean off the coast of Florida, Bermuda and San Juan. So ये देखिए ज़रा. हाँ जी, तो जो बरमूडा ट्रायंगल है उसके बारे में बात हो रही है. तो बरमूडा ट्रायंगल इज़ एन एरिया ऑफ मैनी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंसेस. नहीं, तो पी से तो स्टार्ट होगा नहीं. ये इज़ फेमस फॉर बीइंग सपोज साइड, नहीं. क्यू से भी नहीं, ये स्टार्ट ही एस से होगा और यही ठीक है. आप पढ़ के भी देख लो कि बरमूडा ट्रायंगल इज़ ऑफ द अटलांटिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा एंड इज़ फेमस फॉर बीइंग द सपोज साइड ऑफ मैनी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंसेस. The 3 points of the triangle being Miami. The 3 points of the triangle being Miami. ठीक है जी, Miami. और उसके बाद 3 points of the triangle being Miami, Bermuda and San Juan. ये लास्ट में आपका कनेक्ट हो जाएगा. आ जाओ सेंटेंस अरेंजमेंट के पार्ट बी पे आ जाओ. चलो. मोस्ट ऑफ द पीपल acquire which makes them hesitant, their ancestral culture and to accept new ideas, tradition without questioning them, the changing world. So most of them acquire क्या, अपने ancestor का culture तो acquire करेंगे, and और उनके ideas को acquire करेंगे, है ना, and tradition को acquire करेंगे without questioning them. तो क्यू के बाद ऐसा आ रहा है, यही आंसर है. विच मेक्स देम हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द न्यू आइडियाज, द चेंजिंग वर्ल्ड. इसका ये होगा. नेक्स्ट देखिए ज़रा. लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज दैट विल अनरीजनेबली रेस, arguing vehemently offered by multinational firms, all the wages to an excessive level. So local industries often protest the high salaries. सही बात है. अब बताओ पी के बाद आर आएगा या एस आएगा. आर क्या है, arguing vehemently या offered by multinational firms. ये ठीक लग रहा है, तो ये ठीक है. Arguing vehemently that this will unreasonably raise all wages to an excessive level. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो. Efforts should be made to stimulate exports. Efforts should be made to stimulate the exports. Efforts should be made to stimulate the exports. भाई एक्सपोर्ट को स्टिमुलेट करने का. वी हैव अनदर सोर्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज. इससे तो स्टार्ट होगा नहीं, ये कट. अब ऐसे स्टार्ट होगा, क्योंकि एफर्ट शुड बी मेड टू स्टिमुलेट द एक्सपोर्ट्स एंड इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब उसके बाद बताओ एस के बाद पी आएगा या एस के बाद आर आएगा. आई मीन द ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ होल्डेड गोल्ड. नहीं, वी हैव अनदर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. And then you will say that I mean the huge quantity of hoarded gold, but people are reluctant to part with it.
इफ दे आर विलिंग गोल्ड कैन बी सोल्ड अब्रॉड। तो इसका ही सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, एड्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV. This results in victims' inability to defend. Patients are carriers. This disease destroys the immunity system. People who are infected develop within 5 to 10 years, and they are infected for years without knowing it. Alright. So इसमें आप बताइए क्या आएगा। पहले डिजीज़ के बारे में बता रहा है, तो अब वो दिस डिजीज़ आएगा ना, यानी क्यू से स्टार्ट होगा। तो क्यू से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, यही ठीक है, क्योंकि दिस रिजल्ट्स एस क्यू के पी आएगा एंड दे आर द कैरियर्स एंड ठीक है। नहीं, पीपल हु आर infected and they are the carriers and they are infected for years without knowing it. Done? चलो अब आते हैं लेवल नंबर 8 पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज नंबर 1. So the Great Pyramid at Giza is one of the world's most amazing landmarks, rising 450 feet into burning desert sky, contains over 2 million stone blocks, ordered built by Pharaoh Khufu as a magnificent tomb. His vizier Haman is credited with being the architect. Question पढ़िए और आंसर देखिए. Which of these house does not is the house of the Great Pyramid? कौन सा नहीं है हाउस ऑफ द ग्रेट पिरामिड? गीजा है कि नहीं है? है, यहाँ लिखा है. सर्दर्न इजिप्ट नहीं है. सो सर्दर्न इजिप्ट नहीं है यहाँ पे. नॉर्दर्न इजिप्ट है, सहारा डेजर्ट है. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. नाउ हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पिरामिड? कितने स्टोन ब्लॉक्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं पिरामिड को? मोर देन 2 मिलियन. यहाँ ओवर लिखा है, ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स. मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वेट अबाउट हाउ मेनी टन्स? सो हाउ मेनी टन्स? 2 और 3 टन्स. ये पैसेज जो है इनकम्प्लीट रह गया, इसमें मैं आपको बता रही हूँ 2 और 3 टन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? So, which of this is false? That Khufu was a human vizier? नहीं, his vizier Haman is credited with the, with being the architect. So, he was not a vizier, he was an architect. His vizier Haman is credited as the architect. चलो, so अब एक लास्ट पैसेज कर लेते हैं आज का, and this class we will end with this class. ठीक है, चलो देखिए ज़रा. वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड was inflicted not by the Japanese but by the weather. On the evening of 17 December 1944, the destroyers, cruisers and aircraft carriers of the 3rd Fleet Task Force 38 were replenishing stocks of food, fuel and ammunition during a sea rendezvous with the support ships when a savage tornado struck the Philippine Sea. One of the commanders said later, "My ship was riding as though caught in some giant washing machine. We were rolling between heavy cliffs of water, caught in so strong a vice of wind and sea that our 50,000 horsepower engines were helpless." It was 9 hours before he regained the control of his ship, and after fleet had bobbed like helpless shuttlecocks, unable to prevent the collisions in the sledgehammer waves. Okay, let's understand the meaning of some important words. Ammunition का मतलब क्या होता है? क्या supply of bullets etc. to be fired from guns. Rendezvous का मतलब है a place where the people have arranged to meet. Savage is violent. Tornado, it is a violent storm with every strong winds move in a circle. Having is rising up and down with a strong or a regular movements. Bobbed is moved or made something move quickly up, down, especially in water. Inflicted is suffered. And replenished is refilling. Cliffs of water is rocks of water. Collision क्या है? A severe crash between two vehicles, people. And what is sledgehammer? It is large and heavy. ठीक है,
चलो आप क्वेश्चन का आंसर दो। द अमेरिकन नेवी सफ़र्ड द ग्रेट लॉस बिकॉज, अमेरिकन नेवी ने ग्रेट लॉस सफ़र किया क्यों? क्योंकि जापानीज फ्लीट थी, नहीं, बिकॉज ऑफ द वेदर। फाइंड अ वर्ड विच मीन्स एज रीफिलिंग, हैविंग, नो, रीफिलिंग, रीफिलिंग का मीनिंग बताना है, रीफिलिंग का रेप्लेनिशिंग। अ सी रेंडेवर्स मीन्स जहाँ पर एक मीटिंग होती है ना, एक जो सी रेंडेवर्स इज सेलिंग इन द सी, sailing in the sea. What does sledgehammer waves means? So sledgehammer waves का क्या मतलब है? Waves which are big and like इतनी big है कि hammer की तरह हैं. तो the ships caught in tornado are compared with the shuttlecocks. So we are done with our level. I hope आपको 45 minutes का lecture काफ़ी helpful लगा होगा. Thanks for watching.